बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस वक्त एक तीसरी क़ुव्वत के तौर पे सामने आ चुकी है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त वो लोग जो फैसला करते थे कि हुकूमत किसकी बनेगी, कौन कहाँ बैठेगा, अब पीटीआई उससे चैलेंज कर रही है। लेकिन थोड़ा सा माजी में जाते हैं कि आखिर पीटीआई को यहाँ तक पहुँचाने में किरदार किसका रहा है। मियांवाली से इमरान खान साहब अकेले एमएनए बनते थे और कहीं पर भी पार्टी का वजूद नहीं होता था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शनाख्त दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पार्लिमानी पार्टी बनाया और ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से ही उन्हें वफाकी हुकूमत के सिंहासन पर भी बिठाया। और आज भी जब बात होती है तो यही कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जमात है और यहीं पे उनका एक स्ट्रांग होल्ड है, उनका ये मजबूत किला है। ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ और यहाँ तक पहुँचने में वो कौन कौन से हीरोज हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किरदार अदा किया। हम आज सिर्फ पेशावर की बात करेंगे कि पेशावर को जब पीटीआई अपना स्ट्रांग होल्ड कहती है तो यहाँ पे किस किस का किरदार है, कौन कौन यहाँ पर उसमें शामिल है और किस किस ने पीटीआई को यहाँ तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है। बहुत से लोगों को मैं खुद भी नहीं जानता, लेकिन जितनों को जानता हूँ उसकी बात करेंगे। ये बात है तकरीबन 2008-2009 की, जब इमरान खान साहब ने अपना हर्निया का ऑपरेशन किया था और पेशावर में स्प्रिंग नाइट नाम के एक शादी हॉल में, जिसको बाद फिर स्प्रिंग विलेज का नाम दिया गया, आज भी वो शादी हॉल है, वहाँ पे एक तकरीब थी, पार्टी तकरीब थी और इमरान खान बड़ी मुश्किल से दोबारा से पार्टी गैदरिंग में आए थे। बीमार थे, तकलीफ में थे और पूरे सूबे से बड़ी मुश्किल से चंद कारकुन इकट्ठे किए गए थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी है और यहाँ पे उसने अपना पावर शो करना है एक हॉल के अंदर, एक जगह के अंदर। जब वहाँ पे ये तकरीब शुरू हुई तो जाहिर बात है इमरान खान साहब का अपना एक क्रिज्मा था, उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी और उस पर्सनैलिटी की बुनियाद पे हर वर्कर उनके पास करीब जाने के लिए लपक रहा था, कोशिश कर रहा था कि कुछ भी करके इमरान खान से हाथ मिलाया जाए, उनके साथ खड़े हुआ जाए और उस वक्त तो वो स्टिल फोटो होता था, फोटो बनाया जाए। मोबाइल फोन के अंदर भी फोटोज आना शुरू हो गए थे, तो फोटो बनाने की कोशिश थी। वहां पर मौजूद पेशावर ही से ताल्लुक रखने वाले इरफान सलीम साहब, उन्होंने वहां पे उनको बचाने की कोशिश की और कि तकलीफ ना हो जाए, पार्टी चेयरमैन है, हर्निया का ऑपरेशन किया है, कोई बड़ा मसला ना बन जाए। उस धक्कम पेल के अंदर वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हुए और इरफान सलीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले जख्मी के तौर पे सामने आए। ये जो पूरी जद्दोजहद है, ये पूरी जंग है, उस जंग का पहला जख्मी इरफान सलीम है जिसने अपना सर फोड़ दिया था। वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां से इरफान सलीम की जो दास्तान है वो शुरू हुई है। अगर देखा जाए तो इरफान सलीम जब वहां पे उसका सर फटा तो इमरान खान उसको अपने करीब लेकर आए और उसको पट्टी करके दी और फिर वहां कहा कि इमरान खान बड़े खुश हुए कि जी आज हमारी पार्टी बन गई है। तो इरफान सलीम भी काफ़ी हैरान थे कि सर यहाँ पे तो मेरा सर फटा हुआ और आप बड़े खुश हैं, हो जा क्या है। उसने कहा कि नहीं, जब इतना जमघटा हो, लड़ाई झगड़ा हो तो तब पार्टी होती है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी बन गई है। तो इरफान सलीम का खून था, जिसके बाद इमरान खान ने कहा कि हाँ अब पार्टी बन गई है। इरफान सलीम वहाँ से शुरू हुए, 2013 में नज़रअंदाज किए गए, टिकट नहीं मिला क्योंकि पार्टी में परवेज़ खटक आ गए थे और परवेज़ खटक साहब तमाम टिकट्स उनकी मर्जी से जारी हुए। इरफान सलीम ने कुछ नहीं कहा, खामोश रहे। 2015 का बल्दियाती इंतखाब हुआ, इरफान सलीम टाउन मेंबर मुंतखब हुए और अपनी ही टाउन हुकूमत के खिलाफ सबसे ज़्यादा बोलने का एजाज़ भी इरफान सलीम को हासिल हुआ। जाहिद नदीम थे तो पीटीआई के नाजिम, लेकिन वो सबसे ज़्यादा तंग इरफान सलीम से थे कि वो उन्हें छोड़ते नहीं थे। इस हद तक बात गई कि बल्दियाती मुलाजमीन ने दफ्तर के अंदर इरफान सलीम की पिटाई भी कर दी, मारा पीटा उसको, क्योंकि वो हक की बात करते थे, वो चोरी से रोकते थे। पेशावर का ये जो चाचा यूनुस पार्क है उसके मुतालिक काफ़ी बातें हुई। उस पार्क को बचाने के लिए इरफान सलीम ने जो कुछ किया, सरकारी वकला को जिस तरह उसने एक्सपोज किया, शायद ही किसी ने किया हो। लेकिन इरफान सलीम 2018 में भी टिकट से महरूम रहे। बताया जाता है कि टिकट दिया गया था लेकिन फिर बाद में मामलात की तरह और चले गए और आसिफ खान टिकट के हकदार ठहरे। 2021 में जब पेशावर मेयर का इलेक्शन हुआ तो एक बार फिर इरफान सलीम का नाम सामने आया, लेकिन तब भी दुबई से इंपोर्ट किए गए रिजवान बंगश साहब को टिकट दे दिया गया कि गवर्नर साहब ने टिकट उनको देना है। गवर्नर और महमूद खान साहब
शाह फरमान और महमूद खान साहब ने टिकट उनके हवाले कर दिया और पेशावर के लोगों को नज़रअंदाज कर दिया गया। एक बार फिर इरफान सलीम को नज़रअंदाज किया गया और इस बार अब जो मसला बन रहा है वो भी इरफान सलीम के इसी टिकट का बन रहा है। इरफान सलीम पीके बहासी, जो इस वक्त पीके बहासी है, पहले पीके 76 था, वहां से उनका ताल्लुक है और वहां से उन्होंने कागज जमा किए हुए, साथ ही NA-32 से भी कागज जमा किए गए हैं और अब वहां से ये उम्मीद की जा रही है कि टिकट उन्हें मिलेगा, पीके का या NA का, जो भी मिलता है। लेकिन इस वक्त क़यादत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान ऐसा है कि कामरान बंगश भी इसी हल्के से हैं। कामरान ने सिर्फ पीके बहासी के टिकट जमा कराए हैं, इरफान सलीम ने पीके बहासी और NA-32 दोनों के टिकट जमा कराए हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को टिकट मिलेगा और ये दोनों बहुत पुराने साथी हैं। 2008-2009 में जब कोई भी PTI में नहीं था, जब खामोशी थी, कोई PTI का नाम लेवा नहीं था, तो इसी पेशावर प्रेस क्लब के बाहर अपना कामरान बंगश, इरफान सलीम और फुरकान काका खेल, हमारा एक दोस्त है, वो भी PTI में है। बहुत से लोगों को तो याद भी नहीं कि PTI में है भी कि नहीं। तो वो तीनों जो थे वो वहाँ पे हाथों पे प्ले कार्ड लेकर खड़े थे कि जी PTI की यहाँ पे नुमाइंदगी हो जाए। ये लोग उस टाइम से PTI के साथ हैं। कामरान बंगश भी टाउन मेंबर बने और उसके बाद PK 77 से 2018 का इंतखाब लड़ा, मिनिस्टर बने और मिनिस्टर बनने के बाद, पहले तो मिनिस्टर बनने थे लेकिन एंड टाइम पे उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया, मुशीर बना दिया गया। फिर IT की वजारत दी गई ताकि वो ऐसी वजारत हो कि वो नज़र ना आए, लेकिन वो नज़र आए, उन्होंने काम करके दिखाया। फिर बल्दियात में ले गए, लेकिन वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। इरफान सलीम और कामरान बंगश एक बहुत ही अच्छे टीम वर्क के साथ जब काम करते रहे, टाउन 1 का मसला बना और फिर उनसे वो वजारत भी ले ली गई और उन्हें हायर एजुकेशन की वजारत दी गई। और जब वो हायर एजुकेशन में गए तो साथ सेक्रेटरी दाऊद साहब को लगा दिया गया और दाऊद साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी बल्दियात हैं वो महमूद खान साहब के इंतहाई करीबी हैं। वो डायरेक्ट महमूद खान को रिपोर्ट करते थे। कामरान बंगश सिर्फ बराए नाम ही मिनिस्टर रहते थे और सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक 3 से 4 मरतबा कामरान बंगश ने ये दरख्वास्त की कि सेक्रेटरी तब्दील करें, लेकिन महमूद खान ने उनकी बात नहीं मानी। कामरान बंगश सिर्फ लोगों की बुराइयां झेलने के लिए, ताने झेलने के लिए ही मिनिस्टर रहे। इख्तियार उनके पास वैसा नहीं था जैसा कि एक मिनिस्टर के पास होना चाहिए। इस बार भी अब उन्हीं को टिकट देने की बात हो रही है। बड़ा दबाव आया, कामरान बंगश पे भी आया, इरफान सलीम पर भी आया। इन दोनों ने बहुत दबाव बर्दाश्त किया है। अब पार्टी क़यादत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि क्या इन दोनों वर्कर्स को टिकट मिले, एक को NA, एक को PK, या किसी एक को PK, दूसरे को किसी और का PK, कुछ ऐसे सेटिंग करके टिकट दिया जाए, जो भी करना है। या फिर शेर अफजल मरवत की तरह का एक इम्पोर्टेड बंदा आए जो कि शायद पार्टी में कहीं था भी नहीं, कभी JUI में था, कभी जज था, जज होते हुए क्यों निकाला गया, वो एक पूरा किस्सा और है। फिर आप उन बंदे को वोट दें, टिकट दें। तो ये सब कुछ अब पार्टी क़यादत ने देखना है, लेकिन पार्टी क़यादत के लिए मुश्किल बड़ी खड़ी है। पेशावर ही में एक और वर्कर जो कि इस बार भी टिकट की उम्मीद लिए बैठे हैं, वो हैं पेशावर के साबिक ज़िला नाज़िम मोहम्मद आसिम खान साहब। आसिम खान साहब पार्टी के साथ बहुत टाइम से वाबस्ता है। 2014 के धरने में यहाँ से खामोशी से 7 लोग लेके जाना और वहाँ पे उनका खर्चा बर्दाश्त करना, चुपचाप साइड पे बैठे रहना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ राबित रखने वाले बंदे नहीं हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ड हैं, एक्सट्रोवर्ड नहीं है, इसलिए वो खामोशी से अपना काम करते हैं। इसलिए उनकी इमेज बिल्डिंग वैसे नहीं हुई। 2015 में एक चांस लगा और यूनुस ज़हीर साहब की अमेरिकन नेशनैलिटी निकल आई तो वो मेयर बन गए। लेकिन उनका मसला बड़ा यही था कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। 4 साला मेयर के दौर में उन पर एक पाई की करप्शन नहीं आई और हत्ता कि अपनी हुकूमत उनकी दुश्मन बन गई। और यहाँ पे बैठे हुए परवेज खटक के टाइम पे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर रियाज महसूद ने उनका 6 माह तक बजट मुअत्तल रखा। हैरानकुन होगा बहुत से लोगों के लिए कि PTI की हुकूमत में, PTI की बल्दियाती हुकूमत का बजट बंद किया गया है। ये सब कुछ किया गया मोहम्मद आसिम खान साहब के साथ, लेकिन ये आगाज़ था, ये अख्तिताम नहीं था। अगर देखा जाए तो आसिम खान साहब 2018 के इंतखाब में भी पुरुम्मीद थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, नहीं दिया गया, नज़रअंदाज किया गया। और फजल इलाही साहब उनका हल्का आता है, वहाँ उनको टिकट फजल इलाही साहब को मिल गया था। इस बार भी अब वो पुरुम्मीद हैं, लेकिन क्या क़यादत एक मरतबा फिर उन्हें नज़रअंदाज कर देगी या उन्हें टिकट दिया जाएगा? ये वो वर्कर्स हैं जिन्होंने अपना खून दिया, अपना वक्त दिया, अपनी ज़िंदगी दी, क्या क़यादत उनको नज़रअंदाज करेगी? बात की जाए पेशावर में एक और वर्कर की तो वो है कासिम अली शाह साहब। खामोशी से चुपचाप अपना काम करते हैं। हाँ, लोग बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद करते हैं, बुरा भला कहते हैं। मेयर के टिकट के लिए उनका भी नाम था कि वो मेयर बनेंगे पेशावर के, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। लेकिन अगर मैं खुद पूरा कैंपेन मैंने देखी है, मेयर के उम्मीदवार रिजवान बंगश थे,
लेकिन रिजवान बंगश से ज़्यादा खर्चा कासिम अली शाह साहब ने किया। अपना दफ्तर दिया, लोगों को बिठाया, अपना घर दिया, सबको खाना दिया, सबकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बर्दाश्त की, सब कुछ किया सिर्फ इसलिए कि वो पार्टी के साथ थे। पहला पेशावर का पार्टी वर्कर कन्वेंशन इस पूरे दबाव के तहत भी इसी बंदे ने किया, कासिम अली शाह साहब ने किया, किसी और ने नहीं किया। ये कासिम अली शाह साहब हैं, क्या उन्हें आज भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? ये सवाल पीटीआई ने देखना है। मीना खान वो पार्टी वर्कर जो कि हमेशा से भाग दौड़ करता रहा। पहले वो मुराद सईद से आगे आगे जाता था, नारे लगाता था कि ये मेरा पार्टी लीडर है। फिर वो खुद सदर बना, उसने खुद पार्टी को इकट्ठा किया और पहली मर्तबा किसी पर एतराज़, पार्टी के अंदर एतराज़ उसने किया जब 2013 में इस पेशावर के निश्तर हॉल में पार्टी वर्कर कन्वेंशन था। ये सारे यूथ के लोग, आईएसएफ के लोग आए थे और मीना खान ने ये बात की थी कि मुझे कोई गिला नहीं परवेज़ खटक से, वो तो इम्पोर्टेड है, कहीं और से आया है, मुझे गिला है तो अपने पार्टी वर्कर से, और मेरा पार्टी वर्कर असद कैसर है, उसे चाहिए कि पार्टी को इकट्ठा रखे। उस टाइम से मीना खान चुपचाप काम करता रहा, डिस्ट्रिक्ट मेंबर रहा। 2018 में उसे भी PK 78 का टिकट नहीं दिया गया। एक ऐसे बंदे को दिया गया कि उसके पास पैसा था, उसने पैसा दिया। इसके पास पैसा नहीं है, खलूस है, शायद इसलिए नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या इस बार भी मीना खान को नज़रअंदाज किया जाएगा? इस सवाल का जवाब पार्टी क़यादत जो है वही देगी। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। समद मुरसलीन साहब, कम से कम मैंने पहली मुलाकात इमरान खान साहब के साथ समद मुरसलीन के घर में 1996 में की थी। चिराग का निशान 2002 में समद मुरसलीन उन बंदों में था जिसने PTI का अलम बुलंद किया, लेकिन 2013 के ज़िमनी इंतखाब में उसको नज़रअंदाज कर दिया गया और एक और बंदे को, एक इम्पोर्टेंट बंदे को वहाँ पे टिकट दिया गया कि आओ तुम इलेक्शन लड़ो। और फिर उसके बाद जो हुआ वो आज़ाद लड़ा और पार्टी वहीं से हार गई और वो नुकसान पार्टी को हुआ। ये तमाम लोग वो हैं जो कि पार्टी के साथ मुखलिस हैं। हामिदुल हक साहब, साजिद नवाज साहब की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। अगर हम पेशावर में नाम लेना शुरू करें, मैंने पहले कहा कि जितनों को मैं जानता हूँ मैं उनके नाम लूँगा। जो कुछ यहाँ पे हुआ है, शाह फरमान खान साहब ने अपने हल्के के अंदर जो कुछ किया, पार्टी के लोगों को नाराज़ किया, ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। परवेज़ खटक साहब ने जिस तरह नाराज़ किया, बहुत सी ख़वातीन मेंबर्स को नाराज़ किया गया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन वर्कर्स को याद रखेगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत टिकट देते हुए इन लोगों को याद रखेगी, या एक मरतबा फिर PTI वही सब कुछ करेगी जो पहले करती आई है और ख़ुद ही अपने सर पे कुल्हाड़ा मारेगी और नुकसान PTI का होगा और किसी का नहीं? आज अगर PTI खुलेआम फिर रही है तो इसका सारा का सारा क्रेडिट इरफान सलीम को जाता है। कैसे जाता है बता देता हूँ। इरफान सलीम निकले और दबाव उन पर भी था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वरना आप यहाँ पे और काम नहीं करेंगे। लेकिन इरफान सलीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इरफान सलीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की बल्कि पहला पेशावर का वर्कर कन्वेंशन अनाउंस कर दिया। उसे डराया गया, धमकाया गया, फ़ोन कॉल्स की गई, आके मुलाकात की गई कि वीगो आएगी और गायब हो जाओगे। ऐसा कहा कि नहीं, मैं पीछे नहीं होऊंगा, मैंने कन्वेंशन करना ही करना है। इरफान सलीम डटा रहा और वही हुआ। उसके घर पे छापा मारा गया, उसके घर की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। इरफान सलीम के घर में ख़वातीन थी, उसकी बीवी थी, उसकी बहनें थीं, उसकी माँ थी, लेकिन ये पुलिस अंदर घुसी, सीढ़ी रख के अंदर घुसी और फिर जो कुछ उसके साथ किया उसको वहाँ से उठा के लेके गए। इतनी मोबाइल वैन्स शायद किसी दहशतगर्द को पकड़ने के लिए नहीं आई जितनी इरफान सलीम को पकड़ने के लिए आई थी। फिर क्या हुआ? इरफान सलीम गायब हो गया। 2 दिन वो गायब रहा और फिर उसके भाइयों की जानिब से दायर की गई रिट जो पेशावर हाई कोर्ट में थी, जस्टिस इब्राहिम खान ने सुनी और फिर इब्राहिम खान साहब ने एक्शन लिया, सख्त एक्शन लिया। इरफान सलीम भी मिल गया और फिर वहाँ से ये तमाम रास्ता खुला। इरफान सलीम के बाद कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, ये सब लोग सामने आना शुरू हुए। ये सब कुछ उस एक वाक़े की वजह से हुआ जब इरफान सलीम ने अपनी ज़िंदगी जो थी वो हथेली में रखी और मौत को दावत दे दी। क्या आज फिर उन लोगों को नज़रअंदाज किया जाएगा? कामरान बंगश, आसिफ, इरफान सलीम। एक मुश्किल फ़ैसला है क़यादत के लिए, लेकिन फ़ैसला तो लेना है। क़यादत इसीलिए होती है कि वो मुश्किल फ़ैसला लेगी, आसान फ़ैसले तो कोई भी ले सकता है। आसिम खान नज़रअंदाज हो जाएगा, कासिम अली शाह नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, मीना खान क्या उसे भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? और ऐसे बहुत से लोग, बहुत से वर्कर, क्या उन्हें भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा? ये फ़ैसला PTI की क़यादत को लेना है।